बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज पेशावर में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यहां पेशावर आने का मकसद उनका दहशत गर्दी के खिलाफ तजदीद अज़म का इजहार है जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के पीछे मुजरिमाना गफलत और सियासी गठजोड़ है। उन्होंने अदादो शुमार भी सामने रखे कि रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 15 सितंबर तक 10,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अब तक किए जा चुके हैं, जिसमें 917 दहशत गर्द जो हैं वो मारे गए हैं। ताहम 516 कीमती जानें भी हमने खोई हैं, जिनमें अफवाज पाकिस्तान के अफसरान जवान, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान जवान और खैबर पख्तूनख्वा की मासूम अवाम शामिल हैं। उन्होंने कहा, बल्कि दो टोक अंदाज पे कहा कि आप स्टेटस को नहीं चलेगा और दहशत गर्दों के सहूलतकारों के लिए रेड लाइंस अब खींच ली गई हैं। 3 ऑप्शंस रियासत ने उनके लिए मुकर्रर या तय्युन उसका कर दिया है। उन्होंने क्या कहा, इस हवाले से उन्हीं की ज़बानें हम आपको सुनाते हैं, जो उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब से पहले तबीयत बांधी थी, जिसपे बड़ी पैशनेट गुफ्तगू उन्होंने की। उनका मुंतखब हिस्सा। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़े चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। जी, भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी टाइमिंग्स बड़ी अहम है। 2 रोज़ कबल औरकजई ज़िला में जो पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के 2 अफसरान और 11 समेत 11 जो जवान हैं उनकी शहादतें हुई, और फिर जवाबी रद्द अमल कार्रवाई में 30 जो फितनल खवारिज के जो हिंदुस्तान के बैक्ट हैं उनको वासिल जहन्नम किया गया। फिर आपके इल्म में है कि कुछ रोज़ कबल ही बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर को हटा के अब सुहेल आफरीदी, जो उन्हीं की काबीना के वज़ीर थे, उन्हें बहसियत वज़ीर आला नामज़द किया है। इस जो नामज़दगी है, इस पर भी रद्द अमल सामने आया है। और गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ साहब ने और इख्तियार वली खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसपे उन्होंने इस नामज़दगी पर वफाक की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि नए वज़ीर आला जो हैं वो अब उनकी नॉमिनेशन हो गई है और उसको इंडोर्स भी कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की है। और एक फायर ब्रांड जवां साल पीटीआई के आईएसएफ के स्टूडेंट लीडर थे, फिर एमपीए बने और अब वो नामजदगी है वज़ीर आला की। जबकि उनके हवाले से, जैसे मैंने कहा, अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा कि उन पर जो है वो कुछ मुकदमात भी हैं और वो मुराद सईद के दाएं बाजू समझे जाते हैं। ये एक सियासी माहौल भी है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी सिचुएशन में जो डीजीआईएसपीआर ने नाम किसी का नहीं लिया, उन्होंने लेकिन क्लैरिटी से कहा कि अपीजमेंट की पॉलिसी जो है वो अब काबिल कबूल नहीं होगी। और अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने का बहुत बड़ा मुहर्रिक जो बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपनी पोस्ट में कहा, वो ये कि वो जो ऑपरेशंस थे वो कर रहे थे और तालिबान से बातचीत की तरफ माइल नहीं हो रहे थे। इस हवाले से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए हमें 2 शख्सियत ने ज्वाइन किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। हमें नशिस्त में शरीक गुफ्तगू हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़ अव्वल के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ जूम लिंक पे मौजूद हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। दोनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। जनरल कयूम साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। बताइएगा सर, डीजीआईएसपीआर की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, 2.25 घंटे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बड़ा तवील सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। क्या आपके टेक अवेज हैं इस कॉन्फ्रेंस के? हमने जो बात समझी वो अपने व्यूअर्स के सामने रखी, जरा रहनुमाई कीजिएगा। देखें, ये ऑफ कोर्स बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और
आपको पता है और पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान अपनी सारी कोशिशों के बावजूद के अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। हम वार मोंगरिंग नहीं करते, हम किसी मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करते। और अफगानिस्तान के साथ तो हमारे वैसे ही एक पड़ोसी मुसलमान मुल्क है और उनके साथ हमारी हमदर्दी है। आपको अनवार याद होगा कि जब ये नाटो की फोर्सेस वहां थी जी तो उस वक्त पाकिस्तान पे क्या इल्जाम लगता था? दो होते थे इल्जामात जो अमेरिकन लगाते थे नाटो वाले। एक तो ये कहते थे कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, आप तो सारे इनकी आपकी हमदर्दी अफगानिस्तान के साथ है। और ऑब्वियसली हमारी हमदर्दी अफगानिस्तान के साथ थी, हम ये कत्लो गारत तो नहीं चाहते थे। जी लेकिन इन तालिबान के साथ हमारा एक दुश्मनी का रवैया बिल्कुल नहीं था, बल्कि इनकी जितनी मुलाकातें दोहा में हुई वो अमेरिकन की मर्जी और नाटो की हमारे से रिक्वेस्ट की, तो हम इनके लीडरों को लेके वहां गए और ये किया। तो हमारी और सेकंड इल्जाम हम पे ये लगता था कि ये न्यूक्लियर हैं और ये अगर ये तालिबान वगैरह के लोग आ गए या इंतहा पसंद आ गए तो ये न्यूक्लियर उनके हाथ में आएगा। ये दो ऑब्जर्वेशन थी। फिर जब ये नाटो वाले निकले हैं जी तो हमें ये यकीन था कि अभी तो तालिबान की हुकूमत है, तो अल्लाह ताला करे ये अपनी हुकूमत को मजबूत कर लें। लेकिन कम अज कम ये टीटीपी और इस तरह के एलिमेंट जो पाकिस्तान में आके स्कूलों पे और पब्लिक स्कूल पे और बच्चों पे हमले करने की इनकी पुरानी बैकग्राउंड थी जी वो जी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हमारी पॉलिसी मेकर्स की स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन थी, बिकॉज दे थॉट के वो ये होगा, ऐसे नहीं हुआ। और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि तालिबान का सॉफ्ट कॉर्नर था टुवर्ड्स इनके टीटीपी। और वो वजह ये थी कि टीटीपी जो तालिबान थे ये इनके खिलाफ आईएसआईएस और अल कायदा और इस्लामिक ये खुरासान वाले जी ये सारे अगेंस्ट थे और टीटीपी के उनसे भी ताल्लुक थे। तो ये समझते हैं कि अगर इनको नाराज किया तो ये सारे हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो टीटीपी का लिंक बीएलए से भी है, अल मजीद ग्रुप से भी है और इस तरह का था। तो दैट इज द रीजन कि अभी तालिबान इस हद तक गए हैं। आपने डिफेंस मिनिस्टर को सुना होगा कि उन्होंने कहा कि हम इनको आप 10 अरब रुपए दें तो हम इनको वेस्टर्न साइड पे करते हैं, जी लेकिन फिर भी हम गारंटी नहीं देते बिकॉज हम इनको कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर पाकिस्तान मजबूर है। और आज डीजीआईएसपीआर ने बड़ी क्लियरली ये कहा है। और आप दूसरा देखें कि आल्दो अफगानिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और लेकिन आज की ये जो हुकूमत है इसको 193 जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन को, उनमें से सिर्फ एक रशिया ने रिकॉग्नाइज किए हुए है। ठीक है और सेकेंडली जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर का आर्टिकल 51 है जी जी वो ये कहता है कि कोई कंट्री भी अपने सेल्फ डिफेंस में एक्शन कर सकती है दूसरी कंट्री के खिलाफ। तो अगर ये हमारे ऊपर हमले करके लोगों को कत्ल कर रहे हैं तो वो अलाउड है। और उसके बाद आर्टिकल 52 में कहा है कि यह कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके ठीक है तो इस तरह की एग्रेशन को खत्म नहीं कर देती। ओके तो मेरे ख्याल है अफगानिस्तान हम अवॉइड कर रहे हैं कि हम बॉर्डर क्रॉस करके तो इनकी जो नेस्ट्स हैं या ट्रेनिंग एरियाज हैं या जहां ये खुल के फैलते हैं ये बॉर्डर प्रोविंसेस खोस्ट नगरहार और ये लेकिन सर नीचे पख्तिया काबुल पख्तिका स्ट्राइक्स के वगैरह, हवाले से आज तो सवाल भी इससे हुआ इनको निकाला जाए जी जी या इनको रोका जाए। जी जज और साहब दोबारा सर लौट के ये आता हूं। आपने उन्हीं का बात की काम आज है, सर उनको करना चाहिए। जी जी तो डीजीआईएसपीआर साहब से सवाल भी हुआ था काबुल स्ट्राइक्स के हवाले से जिसपे उन्होंने बैनुल सतूर यही कहा कि हम जो है वाज़ेह तौर पे कोई जवाब नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के मफाद में होगा उस तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी इजाज़त से हमायूं मोहम्मद साहब को भी शरीक गुफ्तगू करूंगा। हमायूं मोहम्मद साहब सर बताइएगा, आज डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान तैयार हुआ था 2014 में एपीएस पेशावर स्कूल के सानिया के बाद, और उस वक्त भी आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी और ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था। उसके बाद ये रिवाइज हुआ है 2021 में, लेकिन इस पे सही कुली तौर पे अमल नहीं हो रहा। और उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सीटीडी है उसमें 3200 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं, जबकि 70% दहशतगर्दी का इंसिडेंस खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन की उन्होंने बात की, लेकिन 55% मदारिस अब तक सिर्फ रजिस्टर हुए हैं।
साथ में उन्होंने कहा कि अब पहले ये मान लिया गया था कि जो अफगान मुहाजिरीन यहाँ मौजूद हैं उनको वापस भेजा जाएगा, अब तो तालिबान की हुकूमत कायम हो गई है। अचानक ये अब बयानिया सामने आ गया है कि नहीं, ये हमारे भाई हैं, इनको वापस ना भेजा जाए। क्या कहेंगे सेनेटर हुमायूं मोमन साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, DGISPR साहब की जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं उनके जो आपने उनका शुरू में ब्रीफ दिया था कि उन्होंने 3 चॉइसेस दिए थे, जो भी सहूलतकार है मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि ये होना चाहिए। जो भी किसी दहशतगर्द को सहूलत देता है वो करता है पाकिस्तान में, उसके साथ यही उसको 3 ऑप्शन देने चाहिए एंड 100% एग्री विद दैट। अब आ जाती है जहां पे मैं उनके साथ डिसएग्री करता हूँ और हम्बली और बड़े अदब के साथ डिसएग्री करता हूँ। एक, उन्होंने कहा था कि ऑपरेशंस के बारे में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशंस होना चाहिए। देखिए, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा जज करना चाहिए। ऑपरेशन इज वन ऑफ द ऑप्शन, इट्स नॉट द ओनली ऑप्शन। अब ऑपरेशन को करना कब है? हम सबसे पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लेते हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 22-25 के करीब ऑपरेशंस किए। उन सब का अगर हम देख लें, जायजा ले लें, तो हमें उसमें कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, फायदा नहीं हुआ। सो एक तो हमारा अपना, हमारे साहब देखिए, कथा कलामी के लिए माजरत, हमें हुआ है लेकिन दोबारा से 2021 में लौट के आई है ये दहशतगर्दी। और सर जी एक मिनट सबर करें, पहले मुझे बोल लेने दे, उसके बाद आप बीच में लुकमा दे। और गलत बोल रहे कि 2021 में हुआ। 2021 वाज द बेस्ट टाइम ऑफ ये जो जितने भी सबसे कम दहशतगर्दी 2021 में हुई। रीसेटलमेंट करके बोले, रीसेटलमेंट TTP। एक मिनट है जो सेटलमेंट होती है उसके भी बताता हूं आपको। सर 2021 और 22 में उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI साहब ने मिलके इमरान खान को कहा था कि हम ये करना चाहते हैं। इमरान खान उनकी बात मान गए थे, क्योंकि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूंगा और मेरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मेरे DGISI जब मुझे कहेंगे कि ये करना है, मैं उनकी बात मानूंगा। ये बात चली गई थी कैबिनेट में मुराद सईद ने, प्लीज उसके मिनट्स निकाले। कैबिनेट में मुराद सईद साहब ने कहा था, 3-4 सवाल पूछे थे। नंबर 1 कि सर क्या आपने उन 80,000 शोहदा के लोगों जिन्होंने 2001 से लेके आज तक शहादतें की हैं, उनके खानदान से पूछा कि आप इनको वापस रिपेट्रिएट कर रहे हैं? क्या आपने ANP की जो लीडरशिप थी उनसे पूछा कि इनको रिपेट्रिएट कर रहे हैं? क्या आपने APS के शोहदाओं की फैमिली से पूछा रिपेट्रिएट कर रहे हैं? और ये सवाल पूछने के बाद कैबिनेट ने, और ये याद रखे मुराद सईद ने एक अप्रूव कर दिया था कैबिनेट ने। होल्ड ऑन, नहीं अप्रूव हुआ था। अब आगे बात सुनिए, जब नहीं अप्रूव हुआ था, ये बात आ गई थी तकरीबन मार्च की बात आ गई थी 2022 की। ये सब कुछ मार्च में हुआ था। अब जून जुलाई में, आपको जून में पता है मई जून में क्या हुआ था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटा दिया गया था। अब जुलाई में मीटिंग होती है और उसमें एक तस्वीर अखबार डॉन अखबार में शाया हुई थी, जिसमें बाजवा साहब प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के, जो आजकल के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके दाएं तरफ बैठे हुए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब मुअद्दबाना तरीके से हाथ बांध के बैठे हुए थे। उसमें राना सनाउल्लाह का ट्वीट है कि यूनानिमस डिसीजन हुआ है कि तालिबान के साथ हम लोग मुज़ाकरात करेंगे। ये यूनानिमस डिसीजन है। फिर जुलाई के एंड में, सितंबर में, अक्टूबर के एंड में और नवंबर के मिडिल में, इन 4 टाइम के दरमियान में रिपेट्रिएशन हुई थी। नॉट अ सिंगल पर्सन वाज रिपेट्रिएटेड ड्यूरिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइम। सो प्लीज करेक्ट योर फैक्ट्स बिफोर यू से इट ऑन द नेशनल टेलीविजन। सर उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी थी सर? और सर जी मेरी बात सुने, ये बात खैबर पख्तूनख्वा की नहीं होती, ये नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूं। महमूद खान साहब थे ना वजीर आला सर। और भाईजान मुझे पता है महमूद खान साहब थे। मैं कब कह रहा हूं कि महमूद खान साहब नहीं है थे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आम हकायत बताएं। आपने आम डेट्स दिए हैं, मतलब मैं जनरल कयूम साहब के सामने रखता हूं। जनरल साहब आपने सुन लिया, सेनेटर हुमायूं साहब ने कहा कि ये फैसला जो हुआ था काबीना से इसकी मंजूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं बात जरा इसकी आगे भी जानना चाहूंगा कि 2021 में जब इनकी रिसेटलमेंट की बात हुई, वो कहते हैं कि ये 2022 में हुई है। अगरचे खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत इनकी थी, लेकिन वफाक में आप लोगों की PDM की गवर्नमेंट थी। जनरल साहब क्या कहेंगे सर इस हवाले से? जनरल कयूम साहब देखिए, एक तो डॉक्टर साहब की मैं पूरी बात नहीं सुन, आवाज आ रही है अभी आपको? लाउड एंड क्लियर है सर। हेलो, लाउड एंड क्लियर। हेलो जी बात कीजिएगा सर, बात कीजिए जनरल साहब। मैंने कहा डॉक्टर साहब की बात मैं पूरी नहीं सुन सका, जो कट के आ रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखें, 2014 की बात आपने की ना, जब ये बच्चों के स्कूल पे हमला हुआ,
तो नेशनल एक्शन प्लान बना, लेकिन उससे पहले ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई और सारों ने यकजा होके बशमूल तहरीक इंसाफ और आर्मी की क़यादत ने तो एक प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम को चलाया और वो इफेक्टिवली चला। मैं उसकी चंद चीजें आपको बताऊं, मसलन आपकी 11 ट्रायल कोर्ट्स बनी और उसमें 161 लोगों को सजाए मौत हुई। इसके बाद आपने जो हैं मिलिटेंट्स 1816 मारे गए और 5611 को अरेस्ट हुआ। फिर नेक्टा बनी और नेक्टा ने डिमांड दी कि हमें 1.8 बिलियन चाहिए, उनको 1.4 बिलियन दिया गया उनको एम्पावर करने के लिए। फिर फंड चोक हुए 80 करोड़ के। फिर आपने ये देखा कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन में 163 ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया गया। फिर जो सिटी फोर्स है वो तकरीबन 6000 की सिटी फोर्स को काउंटर टेररिज्म फोर्स। फिर मदारिस 2325 बंद किए गए और सिमें तकरीबन 10 करोड़ सिमें यानी 98 मिलियन सिमें बंद हुई। 4.5 लाख जो नेशनल शनाख्ती कार्ड है वो कैंसिल हुए और 32,500 पासपोर्ट कैंसिल हुए। तो इनकी कमर टूटी और हालात काफी हद तक कंट्रोल में आ गए थे। लेकिन फिर दरमियान के अंदर आप ये देखें कि जब आपने, मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ के ज़हन में ये था कि मुल्क में टेररिज्म फैलाना है, बिल्कुल नहीं। वो अपने तौर पे उनकी अपनी सोच के मुताबिक ये था कि इनसे हाथ मिलाएंगे और इनको बातचीत करेंगे, लड़ाई से तो कोई मसला हल नहीं होता, तो ये शायद राय रास्त पे आ जाए। तो 100 हार्डन्ड क्रिमिनल्स को जेल से निकाल दिया और 3-4 हजार की फैमिलीज वापस आई। इसी तरह रिफ्यूजीज की रिपैट्रिएशन रुकी। तो मसला ये हुआ कि वो ये लोग जो है ना, इनके कोई असूल तो है नहीं जो बाहर से लोग अटैक कर रहे हैं। लेकिन आपने बताया 100 के करीब हार्डन्ड क्रिमिनल्स जो हैं उनकी जो है वो जेल से छूटे और 3 से 4 हजार फैमिलीज जो हैं उनको बसाया गया। और मैं यहाँ ये भी बताता चलूं चूंकि तो अभी फिर वो है कि ये जो टेररिस्ट हैं ये चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। ऑब्वियसली इनके साथ आप नरमी करके देख लें तो कोई आपको इसका इंपैक्ट नहीं। तो इसलिए आज भी ये मौका है कि हम आपस में डिफरेंट व्यू पॉइंट ना रखें, तहरीक इंसाफ वाले अलग अपना ढोल ना बजाएं, हम सारे इकट्ठे हों। हुकूमत मरकजी को चाहिए और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुला के आइदर एग्री या मतलब है अपने आप को मुतमईन कर लें या दूसरों को मुतमईन करें, तो यकसुई के साथ इसके साथ करना होगा। दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया है कि अफगानिस्तान के हमारी 4 प्रोंग स्ट्रेटजी है। सर उस पे जरा इसका जवाब ले लूं ना। यकसुई की आपने बात की, जल साहब आपने यकसुई की बात की ना, हुमायूं साहब से यकसुई का जवाब ले लेता हूं। हुमायूं साहब आपसे सर मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आपने बात की और आपने कहा कि आपके पास फैक्ट्स है, मेरे पास आपने बात की तो मेरे पास भी स्टेटमेंट है बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का 13 मार्च 2023 का है और वो आज भी इस पोजीशन पे कायम है कि टीटीपी को आबाद करने के सिवा कोई चारा ना था, आज भी सिर्फ मुज़ाकरात ही इसका हल हैं। यानी सेटलमेंट के वो हामी थे। आपने कहा अगरचे आपके मुताबिक काबीना ने नहीं इसको मंजूर किया। मैं चाहूंगा जरा इस हवाले से जरूर बताइएगा कि अब आप लोग नए सीएम को भी लेकर आ रहे हैं और बानी चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा ही ट्वीट किया है कि वो उनकी पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहे थे और वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन या ऑपरेशन के हमायती थे। अब जो वजीर आला हैं वो ये पॉलिसी नहीं अपनाएंगे। जनरल कयूम साहब कह रहे हैं कि अभी भी हम दोबारा सर जोड़कर बैठें, अगर आप लोगों की कोई अलहदा राय है तो वो भी ऑन डायलॉग के थ्रू उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, या आप इनकी बात पे कायल हो जाएं या ये आपकी बात पे कायल हो जाएं। हमारी मोहम्मद साहब बड़ी अच्छी सजेशन है। देखिए जनरल साहब ने अच्छी बातें की है। उन्होंने जो एक पहले बात स्टार्ट की थी कि वहां पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुए थे, उन सब पार्टीज के जो लीडर्स थे ना, टॉप लीडर्स थे जो बेसिकली उनको हेड करते थे, वो सारे थे। मैं तो समझता हूँ ये जरूर करना चाहिए। नंबर 2, अब ये पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देखिए, मैं जब कहता हूँ कि या इमरान खान जो कहता है और मैं उसकी इसलिए तायद करता हूँ कि मैं फैक्ट्स देखता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2000 हमारे जो 22 से 25 जो ऑपरेशन थे उनका कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसकी तरफ दूसरी तरफ मैं दुनिया की हिस्ट्री देखता हूँ और उसमें एविडेंस देखता हूँ कि कोई ऐसे ममालिक हैं जिनके अंदर इस किस्म का मसला हो, उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया। तो मुझे 3-4 ममालिक नजर आते हैं, जिसमें से मुझे ब्रिटेन नजर आता है जहां पे कोई 12 साल की IRA की तबाहियां थी, उन्होंने कैसे उसको रिजॉल्व किया।
उन्होंने थ्रू डायलॉग रिजॉल्व किया। फिर मैं चला जाता हूं मनीला में, वहां पे भी ये प्रॉब्लम था, उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया? उन्होंने डायलॉग के साथ किया। फिर मैं चला जाता हूं श्रीलंका में, तमिल टाइगर्स की बात करता हूं, उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया? उन्होंने थ्रू डायलॉग किया। फिर मैं अभी रिसेंटली चला जाता हूं अमेरिका को, उन्होंने तालिबान के साथ कैसे रिजॉल्व किया? अपनी आर्मी को निकाला, थ्रू डायलॉग्स किया। अब जब मैं इसको देखता हूं तो मुझे एविडेंस ये बताता है कि डायलॉग इज अ बेटर ऑप्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑपरेशन इज नॉट एन ऑप्शन, ऑपरेशन इज एन ऑप्शन बट मे नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। अब मैं बात बताता हूं, देखिए जो डीजीआईएसपीआर साहब है, उन्होंने बात स्टेटिस्टिक्स बताई है कि हमने कोई 10,500 के करीब या 10,400 या समथिंग लाइक दैट, या 10,000 4,000 सॉरी 14,000 के करीब हम लोगों ने 2025 में छोटे छोटे ये जो 10,115 जो है वो 2025 में किए हैं और 14,500 2024 में किए सर। 10,125 को छोड़ दे, मैं 10,000 कह लेता हूँ। Okay. 10,000 ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए और हमने 900 समथिंग लोगों को उनको जहन्नम रसीद किया। 917। अब अगर इसको मैं 917, अब मैं इसको अगर स्टेटिस्टिकली देखता हूं, ये हर 10 ऑपरेशन में हम एक बंदे को भी नहीं, मतलब 0.9 बंदे को हम हर 10 ऑपरेशन में वो कर रहे हैं। अब मैं एज अ स्टैटिस्टिशियन मैं देखूंगा कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। दिस इज लेस देन 10% ऑफ द सक्सेस, अगर मैं उस लिहाज से करता हूं। तो अब मुझे बहुत सारी चीजों को अपने आप को असेस करना पड़ेगा, अपना ऑडिट करना पड़ेगा कि यार ये चीजें क्या है, किस लिहाज से, क्योंकि ये स्टेटिस्टिक्स मेरे लिहाज से दिस स्टेटिस्टिक्स इज डज नॉट शो रियली वेल। हाँ, नंबर्स 9,017 हैं या 10,000 वो हैं वो अपने, लेकिन जब मैं उसको स्टेटिस्टिक्स अप्लाई करता हूं उनके ऊपर, तो वहां पे आप मुझे ओनरशिप लेने को तैयार है हमायूं मोहम्मद साहब? इस ऑपरेशन की ओनरशिप लेने को तैयार है पीटीआई? $1 मिलियन क्वेश्चन। देखिए मैं अब आप पीटीआई जो है ना, अब आपने जो बात की थी, एक ये जो आपने कहा था कि सोहेल अफरीदी साहब, देखिए सोहेल अफरीदी साहब जो इमरान खान ने कहा था, उनका एम क्या है? वही जो आप लोगों का एम है वो हमारा एम है। एम क्या है कि हमने अमन लेकर आना है। अब मेरा जो एम है वो अमन लाने का, उसका मेरा तरीकेकार हो सकता है आपके तरीकेकार से फर्क हो, लेकिन मैं लाना अमन ही चाहता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी ये हुआ था, सबसे कम दहशतगर्दी हुई थी, दैट इज फैक्ट। अब आ जाते आगे, इसको करना क्या चाहिए? देखिए आपके केपी में है, केपी में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है वो आपका है मर्ज्ड एरिया। आपने मर्ज्ड एरिया से चीफ मिनिस्टर को ले आए, तो अब मर्ज्ड एरिया वाले इसमें खुश होके हो सकता है 2 की बजाय 10 कदम आगे चले आपके साथ। फिर आपने एक यंग बंदे को लेकर आए, तो आपके पास यूथ आपके साथ एम्पावर हो जाएगी, क्योंकि यूथ उससे इंस्पिरेशन, इस चीज से इंस्पिरेशन लेती है कि एक यंग बंदा भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है अगर अच्छा कारकुन हो और अच्छा परफॉर्म करे। उसके लिए वो सारे उसकी हेल्प करेंगे। तीसरी चीज है अफगानिस्तान की हुकूमत। देखिए अफगानिस्तान की हुकूमत इज द स्टेक होल्डर। क्यों? वहां से जब आ रहे हैं तो आपने हुकूमत के साथ बात करनी है। अब जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट वाला बंदा है, देखिए वो सारी बाउंड्री जो अफगानिस्तान के साथ है वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट वालों की है। हमारे आधे आधे गांव उधर है, आधे गांव इधर है। मोहम्मद में अतम किले, जहां से मैं आता हूं, बेसिकली आधा अतम किले जो है वो अफगानिस्तान में इन द अक्रॉस द ड्यूरल लाइन, आधा अक्रॉस द ड्यूरल लाइन इधर है। अब इन सारी चीजों को लेकर मैं ये समझता हूं कि दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट मूव। हाँ, इसको सक्सेसफुल करने के लिए जहां हम लोगों ने इतना कुछ किया है, इसको थोड़ा सा चांस दे दे, बजाय इसके कि आप एप्रीहेंसिव हो जाए। और एक बात यह कि जिस तरीके से अता तारन ने बात की है कि ये उसका मुराद सईद का राइट हैंड मैन है, तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है सर, मैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। जनरल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वो कह रहे हैं कि जो स्टेटिस्टिक्स आज डीजीआईएसपीआर साहब ने दिए हैं वो हमायूं मोहम्मद साहब की कैलकुलेशन के मुताबिक वो इतने कोई इंपॉर्टेंट या इतने इफेक्टिव नहीं है। दूसरा वो कहते हैं हम भी अमन चाहते हैं और ज़ाहिर बात है हर पाकिस्तानी अमन चाहते हैं, लेकिन हमारा तरीक़ाकार फ़र्क है। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आपने खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो सर्व भी किया है, तो इस जनरल साहब मैं आपके पास आता हूं। जनरल क्यूम साहब, तो मेरी बात सुन ले। देखिए उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सारी पार्टियों को इकट्ठा किया, एपेक्स कमेटियां बनाई। किसी सूबे में उनकी हुकूमत थी या नहीं थी, हर सूबे में जाके उसको चेयर किया। चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, कोर कमांडर, आईजी, सारे लोग आए और आगे चलाया। दूसरा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, 22 में ये था और अभी 22 से अभी सिचुएशन बदली है ना। 22 में नेटो था, तो जो अभी नेटो निकल गया है और $7 अरब का असला पीछे छोड़ के चला गया है। और टीटीपी वालों की जो है, जिनको आपने रिहा किया है, उनके हाथ में वो असला चढ़ गए, वो पाकिस्तान में भी लेके आ गए। तो मेरा मतलब है कि इनकी अगर हमारे साथ हमदर्दी होती तो उनके जाने के बाद तो हमारे ताल्लुकात बेटर होने चाहिए थे ना।
हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सुलह कराई, अफगानिस्तान के अंदर अमन लेके आने की कोशिश की। तो देयरफॉर अभी ये जो सिचुएशन अभी डिफरेंट है। अभी तो आप देखें कि उधर तालिबान आ गए जिनकी वीक हुकूमत है, अमेरिकन भाग के चले गए जो $7 अरब का असला छोड़ गए, नाइट विजन गॉगल्स ग्लासेस सब कुछ छोड़ गए। तालिबान के ये जो टीटीपी वाले ये बदनीयत लोग हैं, और ये कभी भी पाकिस्तान का इनका कोई मिशन नहीं है, ना शरिया है, ना गवर्नेंस है, ना हुकूमत है। ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आगे लगे हुए हैं। तो इनको रोकने के लिए अभी पूरी कौम की एक इकट्ठा होकर चलने की बात है। मैंने जैसे कहा, मीटिंग में बैठे या दूसरों को कन्विंस करें, और अगर सर ये नुकता आ गया था जज साहब, सर ये नुकता आ गया था कयूम साहब, सर आपका नुकता आ गया था। मैं मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब के पास जाना चाहूंगा। जाहिद महमूद साहब, आपसे सर मेरा सवाल सुन लिया था, काइंडली अगर आप जवाब दीजिएगा। वो फिगर्स जो डीजीआई एसपीआर साहब ने दी उसके हवाले से उन्होंने बताया जो ऑपरेशंस की फिगर्स, और वो कहते हैं हमारा भी हदफ अमन है, आप लोग का भी हदफ अमन है, हम चाहते हैं बातचीत के जरिए। और सोहेल आफरीदी जो कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट से, वो बेहतर तौर पर इसमें जो है वो रोल अदा कर सकते हैं, जो नामजद वजीर आला है केपी के। रावलपिंडी के अंदर जनरल जाहिद साहब प्लीज। जी देखिए अनवर साहब, मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मोहम्मद साहब, भाई हैं जी हमारे, और बड़ी अच्छी बात की है। अमन इज द अल्टीमेट एम। अच्छा, वॉर लड़ी अमन हासिल करने के लिए जाती है जी। वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेकिन अमन को सिक्योर करने के लिए यू हैव टू बी पावरफुल, और आपको अपने पावर दिखानी पड़ती है जब आगे से पावर का शो किया जा रहा है। अगर तो आगे काइनेटिक ना होती ना, सिर्फ डिप्लोमेटिक चीजें हो रही होती, या वहां से भी जरिए आ रहे होते, या वो अपनी कोई डिमांड्स होती, तो फिर बातचीत से, अभी देखे ना बाकी भी बातचीत से तस्फिया हुआ है। अभी कश्मीर में एक इशू हुआ था पिछले दिनों, तो वहां पे तो बातचीत के जरिए चीजें हल हो गई हैं। तो बातचीत एक स्टेज पे होती है जी, ऑफ कोर्स बातचीत होगी। आज देखिए डीजीआईएसपीआर ने बड़ी 3 चीजें क्लियर ऑप्शन भी रखी है। उन्होंने कहा जी कि आप खुद इस मामले को हल करें, आप इसको लीड ले, एलिमिनेट करें टेररिज्म को। टेररिज्म की एलिमिनेशन इज मस्ट। ये नहीं हो सकता कि आप एलिमिनेट किए बगैर। खाना काबा में बैठ के भी हमने अफगानिस्तान के भाइयों को बातचीत करते हुए, मुआहदे करते हुए देखा है, और वापस जाके उससे हटते हुए भी देखा है। यहाँ पे गुल बहादुर वगैरह, और किस किस के साथ बातचीत नहीं की गई। फौज ने जितना चांस बातचीत को दिया है, शायद ही किसी ने दिया हो। ये जरा थोड़े से पॉलिटिकल हालात है, पोलराइजेशन है, जिसकी वजह से आई थिंक इट इज मोर ऑफ ए पॉलिटिक्स एंड लेस ऑफ ए स्ट्रेटजी। और वो स्ट्रेटजी फेल हो जाती है, वो ऑप्शंस पॉलिसी फेल हो जाती है, जिसपे आप ऑप्शंस क्लोज कर दें। सारी ऑप्शंस ओपन रखी जाती है, लेकिन एक एनवायरनमेंट बनानी है काइनेटिक ऑपरेशंस ने। आप रोज अभी 11 आपने कल शहीदों को 11 और 12 के करीब शहीद आपने लिए हैं। बन्नू में उस दिन 19 शहीद हो गए। तो रोज लाशें उठाते रहेंगे तो दुनिया कमिटी ऑफ नेशन में यू विल बिकम अ जोक। नोबडी विल से कि यार ये बातें तो बड़ी करते हैं। इंडिया जैसे मुल्क को शिकस्त दे दी इन्होंने, इतने बड़े अपने 3 टाइम्स बिगर एनिमी को इन्होंने हरा दिया। क्लेम बहुत करते हैं और इनसे अपना ये सफाई नहीं की जा सकती। हमेशा सफाई फौज ने की, इनको एलिमिनेट किया, लेकिन वही जो बातें हैं कि गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं, हमारी पॉलिटिक्स आड़े आ जाती है, वो जमीनों पर शुरू होने वाला तनाजा वो किस तरह का कुरम हमें बना के दे देता है। बाजोड़ कभी फॉरेन एजेंसी बन जाती है, ऑलमोस्ट अफगान एजेंसी बन जाती है, कभी ये सवात तक आ जाते हैं। तो मतलब 25-30 साल से इस कौम के साथ मजाक हो रहा है जी। हमारे बच्चे फौज में हैं, पाकिस्तानियों के बच्चे फौज में हैं, रोजाना कुर्बानियां दे रहे हैं, पुलिस लाइंस में हमला हो रहा है, वो कब रोक रहे हैं? दारुल उलूम हकानिया में, मसाजिद में हमले हो रहे हैं, जुम्मे के खुतबों के बाद हमले हो रहे हैं। तो प्लीज आई थिंक इस डिबेट को इस पैराए में करना के मकसद ये अलग अलग, यही तो मकसद है दुश्मन का कि ये डिवाइडेड कौम की तरह इसको डील करे। यही चीज हमें तोड़ सकती है, वरना एक छोड़ के 100 संदूर हो जाए, ये तोड़ नहीं सकते। We have to sit seriously. This is a serious business. ये यूथ की बात नहीं है, ये पॉलिटिक्स होती रहेगी। This is a serious thing. I think seriously इसको अप्रोच करना होगा, वरना हम ये फजूल डिबेट होगी। मैं with all my respect इस डिबेट का फायदा नहीं होगा। इसको बैठे स्ट्रेटेजाइज करें, सूबा, फेडरल, मिलिट्री सब मिलकर नेशनल प्लान होना चाहिए। इसलिए तो बात हो रही है ना कि नेशनल एक्शन प्लान क्यों फेल हुआ, या रिवाइज्ड एक्शन प्लान इसलिए फेल हुआ कि उसके जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एस्पेक्ट्स थे वो इग्नोर हो गए। बार बार आप मिलिट्री को, ये फॉर्डर तो नहीं है ना जी कि आप इसको बार बार डालते रहे और वो करते रहे। हाँ, वो अगर आपकी बात सुनने को तैयार है तो जो गारंटी देता है, अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है, वो बात करे, वो जाके उनकी गारंटीज लेके आए जी कि वो ये कह रहे हैं। वहां से तो एक स्टेटमेंट नहीं आ रही, वहां से तो ये स्टेटमेंट आ रही है कि अगर कुफर के साथ भी हमें मुआहदा करना पड़े तो कर लेना चाहिए, यानी कि वो पाकिस्तान के लिए कुफर के साथ मुआहदा करने को तैयार है।
आप ये सौदा ज्यादा बेच नहीं सकेंगे। ज्यादा मेरा बेच नहीं ख्याल में सकते। सर मैंने जनरल साहब आप मेरे साथ ही रहिए, हमायूं साहब आप भी हैं, जनरल कोयूम साहब सर आप भी मेरे साथ हैं। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, वक्फे बताएंगे तो इस गुफ्तगू यहीं से बढ़ाएंगे। वक्फा ले लीजिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत अल्हम्दुलिल्लाह रवा माह तक 1 लाख खानदानों को आसान और बिला सूद कर्जों की फराहमी का वादा पूरा कर दिया जाएगा। आए आप भी खुशियों भरे घर की तामीर के लिए अभी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें। 5 सालों में 5 लाख खानदानों को घर की तामीर के लिए बिला सूद कर्जे फराहम किए जाएंगे। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, हुकूमत पंजाब। जी वेलकम बैक। सेनेटर हमायूं साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने गुफ्तगू सुनी जनरल कयूम साहब की भी और जनरल जाहिद साहब की भी। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके इल्म में है, बल्कि आप तो बेसिकली तो ज़रबत है स्वात एरिया से भी आपका ताल्लुक जुड़ता है। वहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था, मैंने कवर किया था। मेरे ख्याल में उस वक़्त अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरी एक पॉलिटिकल ओनरशिप दी थी। आप लोगों के नाकदीन ये कहते हैं कि आप ओनरशिप नहीं देते, आप अमन के दाई हैं। आई टोटली एग्री जो आप कह रहे हैं फेस वैल्यू पे, और आप चाहते भी हैं, आप लोगों का मैंडेट भी खैबर पख्तूनख्वा का है। उसकी सर स्ट्रेटजी लेकिन क्या है? मतलब जो जनरल जाहिद साहब कह रहे हैं, काफ़ी होशरुबा बात यह है कि वो तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। और आप देखें आज तो उनके वज़ीर ख़ारजा भारत में बैठे हैं, भारत हमारा अज़ली अब्दी दुश्मन है। और जो टीटीपी है वो उन्होंने घर बनाए हुए वहाँ पे। आपने बेशक मोमंत इलाके की बात की, आधा इधर है आधा उधर है, लेकिन सर ये कब तक इस तरह ये डेड बॉडीज उठाते रहेंगे मार्टर्स की? तो कोई ना कोई स्ट्रेटेजी तो होगी ना आप लोगों के जहन में। देखिए ऐसा है, थोड़ा सा हमें एक चीज देखना होगा कि अभी बात हो रही थी, जनरल जायद साहब बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये हकानी और सारी चीजें। देखिए हाँ, इस वक्त हम लोग और फिर DGISPR साहब ने भी मदारिस का जिक्र किया है। मदारिस पाकिस्तान में कौन चला रहे हैं, कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है, ये कौन से ऐसे लोग हैं जो चला रहे हैं, और वो क्यों? फिर उनके साथ आप लोगों ने एक सुलह सफाई की कि चलो ये वो आप लोगों ने कहा था इस तरह करो, उन्होंने कर नहीं, एंड देन यू लेट देम गिव दैट काइंड ऑफ some leverage। वो एक चीज है। नंबर 2, हाँ हमने देखा है कि मुशर्रफ साहब ने ओपनली कहा है कि हकानी साहब वगैरह वो सारे लोग तो हमारे हीरो थे। फिर ये सारी भी चीजें थी, तो हमारी पॉलिसीज पास्ट की बड़ी गलत थी। अब मैं एग्री करता हूँ जनरल जाहिद साहब से भी, और मैं एग्री करता हूँ जनरल कयूम साहब से भी। मैं ये समझता हूँ, और आपने जो अभी सवाल किया था कि जिस जमाने में पीपल्स पार्टी और ANP की मुश्तरका गवर्नमेंट थी, उस जमाने में ये था। तो अगर हम देख ले कि उस जमाने में बात क्या हुई थी, उस जमाने में बात हुई थी कि जो उनकी टॉप लीडरशिप थी ANP की और पीपल्स पार्टी की, और जो हमारी आर्म फोर्सेस थी, या जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, या जिसको हम जिस लिहाज से भी कह ले, वो सारे मिलकर बैठ के किया था। इस तरह नहीं हुआ था कि आपने एक बंदे को तो पकड़ के कुट रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं मेरे साथ ये करो वो करो फलाना करो। इस तरह नहीं होता। एक चीज होता है हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है, इस पोलराइजेशन को भी कम करना है। आपके देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इंडियाना यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर है जिसने बताया हुआ है कि जो टेररिज्म है, इसकी जो बेसिक वजूहात है वो क्या है। उनमें से 5 पाकिस्तान में अप्लाई होते हैं, 2 अप्लाई नहीं होते। वो जो 5 अप्लाई होते हैं, हमें उनको एड्रेस करना चाहिए, और वो एड्रेसेबल चीजें हैं। इससे ये हो जाता है कि आप वो जो नर्सरी है ना, उसको आप और उनके नैरेटिव को रोक सकते हैं। तो अगर मैं जनरली सोचूं तो बिल्कुल आई एग्री, सबको बातचीत करनी चाहिए। मैं ये समझता हूं ऑल पार्टी बुलाएं, सबके लीडर्स को बुलाएं, इंक्लूडिंग इमरान खान।
उनको बुलाएं। और ये याद रखें, इमरान खान को इसलिए इंक्लूसिव रखें कि इमरान खान एक्चुअली, आप लोग माने ना माने, कोई कहे ना कहे, लेकिन इमरान खान एक्चुअली 87% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन को इस वक्त पॉलिटिकली कंट्रोल करता है, या वो उनके दिल की धड़कन है। और इस लिहाज से आप कह रहे मैं समझता हूँ एपीसी बुलाएं, और उसके बाद फिर आप केपी के सूबे में लोगों के साथ मिलके बैठ कर, अगर ये यंगस्टर है तो उसको साथ लेकर आए एंड गिव हिम अ चांस, उसके साथ बैठे एज द फ्रेंड बैठे, ना कि ये उल्टी सीधी हांगना शुरू कर दे कि ये फलाने और ये सहूलतकार है और फलानी चीजें, ये ना करे, खुदा के लिए ना करे, अकल के ना फुल ले। जी जनरल जाहिद साहब, सर क्या, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू हमारे मोहम्मद साहब असर्शन सर? देखिए, मैं बिल्कुल हमायूं साहब सही बजा फरमा रहे हैं। मैं देखिए हकानिया की जो मैं बात कर रहा था, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि वहां पे मसाजिद में हमले हुए, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द मसाजिद और ऑल दैट, दे आर नॉट द पीपल टू नेगोशिएट एट द मोमेंट। देखिए ना, सिक्योरिटी, मैं फिर रिपीट करूंगा, पावर स्पीक्स। सिक्योरिटी जो आपने इंश्योर करना है, अगर आपने विक्ट्री करनी है तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा, तभी जाके एक माहौल बनेगा बातचीत का। आई अंडरस्टैंड जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ कर रहे हैं, यस, मैं भी चाहता हूं कि इस मुल्क की डेमोक्रेसी फले फूले, ये इंडिविजुअल्स के ताबे ना रहे। वो जब पाकिस्तान के ऊपर हमला चाहे इंडिया करे, या जो भी डिबेट हो रही हो, बातचीत हो रही हो, तो जॉइंट स्ट्रेटजी के साथ फिर सब कुछ शामिल होना चाहिए। पॉलिटिक्स होती रहेगी अनवार साहब। मैं इनको कहता हूं कि आप अपने जो पॉलिटिकल आपकी थॉट्स है, जो आपका नजरिया है, जो आपके लीडर्स हैं, उनके लिए जो स्ट्रगल्स है जरूर करें, बिल्कुल करें, सड़कों पर निकले, स्ट्रगल करें। जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका काम है कि इनको फैसिलिटेट करे, आप बातचीत करें, नेशनल असेंबली में जान डालें, डेमोक्रेसी में जान डालें। बट ये जो वॉर ऑन टेरर है, दिस इज अ सीरियस थिंग। इसके ऊपर पॉलिटिक्स न करे कि हम इसको एक्सप्लॉइट करने के मोड में कोई भी ना जाए। फॉर दैट मैटर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कोई भी जो नेशनल सिक्योरिटी को, हमारी सॉवरेनिटी को, हमारी जोग्राफियाई नजरियाती सरहदों को जब खतरा लाक हो जाए, उस पे हम एक हो जाए। देखें, डिक्लेयर्ड पॉलिसी है राजनाथ की कि मैंने जीबी को, पाकिस्तान के आजाद कश्मीर को और अक्साई चंद को हमने सबक सिखाना है, इसमें हमने जाना है। कश्मीर पे उनकी एप्लीकेशन हुई है, बलोचिस्तान में एप्लीकेशन हुई है, कराची कहां से हम रिट्रीव करके लाए हैं, और किसी वक्त भी वहां पे वो आग लगा सकने वो कोशिश करेंगे। तो क्या पीछे मुझे बताए ना कौन सा हिस्सा है। अब मैं बेशक इस्लामाबाद में बैठा हूं, पंजाब से जो भी है, मेरा दिल धड़कता है वो तंग खता बाजोड़ के बीच पे। जी मुझे पता है कि वहां पे उन लोगों ने कितने जुल्म हुए हैं, मुझे उस अवाम का दर्द पता है कि मैंने 2008-7-8 में मैंने देखा है इनको, मैंने सवात की अवाम को आईडीपी कैंपों में देखा है। तो ये तकालीफ भी हमें जहां से आई है वो भी हमें मालूम है। और ये जो हम समझ रहे हैं कि शायद ये जो अवाम है असल में वो तकलीफ में है। फौज किस लिए होती है? अपनी अवाम को प्रोटेक्शन देने के लिए। फौज को आपने सपोर्ट करना है। जो पीस है ना जी, पीस और वॉर का जो बिल्डिंग है वो एक ही चीज पे खड़ी है, अवाम और अफवाज का मिलाप। जब पॉलिटिक्स एक तरफ चल पड़ेगी, अफवाज दूसरी तरफ चल पड़ेंगी, पॉलिसी कंफ्यूज होगी, इस कंफ्यूजन का फायदा किसको होना है? थर्ड पार्टी को। हम और ये तालिबान और पाकिस्तान और ये फौज और ये सियासत लड़ती रह जाएगी और फायदा एक थर्ड पार्टी उठा लेगी। अगर उसके फायदे के लिए किसी ने काम करना है तो वो जरूर कर ले। यस, लार्जर कंसेंसस डेवलप करना है, पॉलिटिक्स ने करना है। वॉर इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, दे हैव टू लीड एंड ओन इट। मैं सबके लिए कह रहा हूं, मैं इररिस्पेक्टिव केपी के या किसी के लिए महदूद नहीं कर रहा। वी विल हैव टू ओन इट, वरना आने वाली नस्लों का खून आई थिंक हमें बख्शेगा नहीं। बहुत सीरियस बिजनेस, इसको रेज करना होगा। एग्जैक्टली, बहुत अहम नुकात उठाए। बहुत शुक्रिया सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब आपका, लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अब्दुल करीम साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेजर जाहिद महमूद साहब आप हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा शामिल कर रहे थे। वक्फे के बाद आएंगे तो हम गाज़ा में जो अमन मुआहदा हुआ है उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे होंगे। हमें मंसूर जाफ़र भी ज्वाइन करेंगे जो सीनियर एनालिस्ट हैं और मशरक़ वस्ता के माहिर हैं। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। सितारा तो है मगर थोड़ी धूल हटाने की देर। फिर देखो कैसे चमकता है। अंदाज तो बहुत अच्छा है, तो दिखा दो दुनिया को। जीत लो सबके दिल। बता दो दुनिया को सुर की ताकत। देखा, आई दिल से आवाज।
Pakistan Idol, I Zinziabad. Welcome to the all-new season of Pakistan Idol. जी व्यूअर्स, हम गुफ्तगू करेंगे गाज़ा अमन मुआहदे के हवाले से। लास्ट वीकेंड पे जब हम शोज़ कर रहे थे तो उस वक्त ये बयान सामने आए थे और हमास का जवाब आया था जो कि मुस्बत था कि बातचीत हो सकती है। उसके बाद हमने देखा बातचीत हुई मिस्र कायरा में और इनिशियल एग्रीमेंट हो गया हमास और इसराइल के दरमियान, जिसमें फैसिलिटेशन का रोल अदा किया मिस्र ने, कतर ने, तुर्की ने, जिनका शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव स्टीव विटकॉफ जिनके नुमाइंदा खसूसी मौजूद थे। अब टेस्ट ये है कि ये क्या इसराइल दे विल वॉक द टॉक, जो बात करते हैं उस पर कायम रहेंगे। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमें मंसूर जाफर साहब ने ज्वाइन किया, उनका मैंने तारुफ करा दिया था, उनको वार्म वेलकम। और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर जाफर साहब, आपकी बड़ी गहरी गिरफ्त है सारे पूरा ये जो 2 साल जंग थी उस पर हम वक्तन फवक्तन आपसे रहनुमाई लेते रहे। आपको ये जो अमन मुआहदा हुआ है इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि इट विल स्टैंड और ये मतलब कायम रहेगा और इस पर अमलदारी होगी, कैदियों का तबादला और जो एक एग्रीएबल लाइन होगी उसके पीछे इसराइली फौज वापस चली जाएंगी? जी मंसूर जाफर, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया। यकीनन एक मस्बत पेशरफ्त है और इस बारे में पूरा मीडिया इस लिहाज से ज़्यादा है कि ये माजी में होने वाले जो सीज़ फायर हैं या जो माहदे हुए हैं उससे इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि यहाँ पे जो इसका प्लानर है, एग्जीक्यूशनर है, वही इसका गारंटर भी है। यानी मेरी मुराद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से है कि उन्होंने ज़ाती दिलचस्पी लेके इस मरहले पे एक गारंटर का किरदार अदा किया है। वो इसको हर स्टेप पर जो है मॉनिटर करने के लिए जो मैकेनिज्म अभी तजवीज़ किया गया है उसमें इब्तदाई तौर पे 200 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। अच्छा। उनके साथ यूएई के भी, कतर के भी और उसके साथ साथ मिस्र के जो चुनिंदा फ़ौजी हैं वो भी इसमें एक कोऑर्डिनेशन फोरम होगा जो बेसिकली जो डे टू डे डेवलपमेंट हो रही होगी फील्ड में उसके हवाले से डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो अपडेट रखेगा और जो स्ट्रेटजीज बन रही होंगी उसको बराह रास्त मॉनिटर करेगा। ये मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है वो माजी में होने वाले माहिदात जो है उसमें मफकूद था। यही वजह है कि इसराइल को हर मौके पे जो है अपनी मनमानी करने की मौका मिला और उसने दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहे कि ये वायलेशन हमास की तरफ से हो गई है, ये मुज़ाहमतकारों की तरफ से हो गई है। अब इस मरहले पे एक एक जो पॉइंट है, एक एक जो मरहला है उसको बड़ा माइन्यूटली जो है मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद इस चीज़ की तवक्को की जा रही है बहुत ज़्यादा कि जो इससे अगला मरहला है, यानी अभी तो सिर्फ कैदियों की रिहाई के हवाले से बात हो रही है, इसी तरीके से अगले मरहले इसी मरहले के अंदर जो है वो फौजों ने एक ख़ास लाइन जो येलो लाइन डेवलप की गई है वहाँ तक अच्छा उन्होंने इनखला करना है ताकि लोग जो है आसानी से अपने अपने घरों की तरफ जो है वापस जा सकें। तो ये वो मराहिल है मैं समझता हूँ कि इस वक्त, और उसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइल के एंड पे एक हमें बदहदी नज़र आ रही है कि उन्होंने इस वक्त तक फ़लस्तीनी कैदी जो रिहा किए जाने हैं उनके नामों का ऐलान नहीं किया, क्योंकि उनके यहाँ एक प्रोसीजर है कि जिन लोगों को उन्होंने विदाउट कोर्ट ट्रायल रिहा करना होता है तो ऐसी सूरत में उनके लवाहकीन जिनके अगेंस्ट उन्होंने केसेस किए होते हैं उनको मुतला करना ज़रूरी होता है कि हम इन लोगों को रिहा कर रहे हैं। इनके बारे में अगर आपकी पटिशन है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज कर लें ताकि उस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाए। इसराइल ने इस वक्त तक अपने एंड पे जो काम करना था वो नहीं किया और इसी तरीके से जो 5 या 6 टॉप रैंकिंग फ़लस्तीनी कैदी थे उनकी रिहाई पर भी इसराइल जो है वो लैतुलाल से काम ले रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ मुज़ाहमतकारों ने अपने उस मुतालबे पर भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिखाई है और ख़ास तौर पे जो एक मरवान बरगोसी नामी जो शख्सियत है वो हमास के रहनुमा नहीं हैं, वो इस वक्त जो हुक्मरान जमात फतह हैं उनके रुकन हैं, उनकी रिहाई भी, लेकिन उनको एक ऐसा फिगर समझा जा रहा है कि वो पूरे फ़लस्तीनी जो सिनेरियो है उसमें एक सीमेंटिंग फोर्स का रोल अदा कर सकते हैं। हमास ने अपने इक़्तिदार का लालच नहीं किया, वो ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा फिगर जो पोस्ट वॉर सिचुएशन में सिनेरियो में एक यूनिफाइड फोर्स बन सके, तो उन्होंने उसके लिए भी स्लॉट जगह खाली कर दी है कतई नज़र इसके कि उनके पास एक इलेक्टेड मैंडेट, इलेक्टेड विक्ट्री इस 2006 के इलेक्शन के बाद से मौजूद चली आ रही है। लेकिन इस वक्त एक लार्जर इंटरेस्ट के काज में और इस वसीतर मफाद में फ़लस्तीनियों के उन्होंने इस मरहले पर भी बहुत ज़्यादा लचक दिखाई है। आपने जी यकीनन
आप हम नुकात उठाए, दोबारा मैं लौट के आता हूँ। जनरल जाहिद साहब, सर आप किस तरह देखते हैं जो गज़ा अमन मुआहिदा है? मंसूर जाफ़र साहब चूँकि बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनके पास तफसीलात होती हैं, वो इन्होंने सारी शेयर की। जो गिवन दी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ इसराइल, आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इसमें ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं और उन्होंने कहा है कि पीर या मंगल तक कैदियों की रिहाई हो जाएगी और गालिबन इसकी साइनिंग सेरेमनी में वो शायद खुद जाएँ मिस्र कायरा, वहाँ पर इसकी साइनिंग सेरेमनी होगी, आप इसको किस तरह देखते हैं? इस बहुत बड़ी पेशरफ्त है वैसे मुशरक़ वस्ता की। जी बिल्कुल, देखिए जेनोसाइडल के एप्लीकेशन के बाद तो ये बहुत बड़ी खबर है जी, और बहुत बड़ी खुशखबरी। आई एम हैप्पी फॉर द पीपल ऑफ गाजा जो एक्चुअल विक्टिम हुए हैं जी इसके, और 70,000 67,000 समथिंग तो काउंटेड फिगर आ रहा है, लेकिन ये लाखों से ज्यादा तादाद है जी, 20,000 से ज्यादा बच्चे मर गए। और इसमें देखिए ये जो मेरी नजर में, मैं इसको अगर इन शॉर्ट कहूं तो मैं कहूंगा कि बैटल तो इजराइल ने जीत दी है जी, बट दे हैव लॉस्ट द वॉर। पूरी दुनिया में आज उनको लैंडिंग ग्राउंड नहीं मिल रहे इजराइल को जी। एक को तो पूरी दुनिया में उसका जो इमेज था वो पूरी तरह टार्निश हुआ इस 2 साल जंग के अंदर, और इवन यूरोप की स्ट्रीट्स आप देख रहे हैं उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं। अमेरिका के अंदर 2/3 ऑफ पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वॉर के खिलाफ है जी, और ये चीजें इंपैक्ट करती हैं इन गवर्नमेंट्स के अंदर। ऑफ कोर्स मुस्लिम उम्मा और उनका तो प्रॉब्लम्स हैं ही हैं, अनफॉर्चुनेटली हम शायद वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए अपने पास पे, लेकिन एक जेनोसाइडल ऑपरेशन रुका है। अब जहां तक इजराइल का ताल्लुक है तो इजराइल के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर है जी, फार राइट का प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर जो इसके ऊपर नेतन्याहू पे आए, जो पॉलिटिकल डोमेस्टिक जो एडवांटेज लेना चाहता था वो तो डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो गए। बट कहने का मकसद ये है कि हमास का डिसआर्मामेंट, हमास की ये जो डी रेडिकलाइजेशन, ये ऐसे ह्यूज ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। और ट्रस्टिंग इजराइल थोड़ा सा डाउटफुल लगता है जी, उसको इस वक्त ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। इवन अमेरिकन के बारे में भी एप्रीहेंशन जरूर है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, अमेरिका के बारे में एप्रीहेंशन है, हाँ। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बड़ा पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, अभी तक जो रोल उनका सामने हमें नजर आ रहा है, एंड इट इज होप्ड कि वो इसको फॉलो अप करेंगे। तो अभी देखिए, हाँ इसको फॉलो अप करेंगे, वरना उनके भी देखे ना, अब हर रोज तो आप ये टर्न्स नहीं ले सकते, यू टर्न तो वो इस पॉलिसी से नहीं लेंगे। एक रोड मैप उन्होंने दिया, और उन्होंने स्टिक एंड कैरेट का इस्तेमाल जो है वो इजराइल के लिए भी उतना ही किया है अभी आखिरी दिनों में, आप खास तौर पे। और नेतन्याहू, अभी एक पिक्चर आती है व्हाइट हाउस में जिधर नेतन्याहू जो है वो टेलीफोन कर रहे हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर को, और उसको जो टेलीफोन का जो सेट है वो ट्रंप साहब की अपनी गोद में पड़ा हुआ है। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं इस चीज को कि हाउ कीन ही इज। तो आई पर्सनली फील एज ऑफ नाउ, तो आई थिंक ही इज वेरी पॉजिटिव। अब अमेरिका क्या करता है, दैट हैज अ सेपरेट स्टोरी जी। वो अमेरिकन के अंदर इस चीज को कैसे लिया जा रहा है, वो प्रोबब्ली जब चेंज ऑफ रिजीम होगा तो उस वक्त हम देखेंगे ये कैसे अनफोल्ड होता है। टुवर्ड्स द एंड मैं मसूद जाफर साहब, सर टुवर्ड्स द एंड मसूद जाफर साहब, आप इसको फेयर डील समझते हैं सर? इख्तिसार से बताइएगा, 30 सेकंड्स। जी यकीनन ये एक फेयर डील इस हवाले से है कि इसके जो सो फार अभी मोडालिटी, जो इसकी तफसीलात हमारे सामने आई हैं, अगर उन पर लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, अमल दरामद हो जाता है, तो इसके बहुत ही दूररस मस्बत नताइज जो हैं इस वक्त मसला फ़लस्तीन पर मुरतब होने जा रहे हैं। कतई नज़र इसके कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं कि जिनको रूब अमल लाने के लिए ज़मीन पर जो यानी चीज़ें करने मतलूब हैं वो इतना ईजी गोइंग नहीं होगी। लेकिन लुकिंग इनटू द कमिटमेंट ऑफ द अमेरिकन गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब, कतई नज़र इसके कि वो इस वक्त अपने नोबल इनाम के बैटल जो है वो थोड़ी थोड़ी लूज कर गए हैं, लेकिन उनके लिए एक बेटर चांस है फॉर नेक्स्ट टाइम, अगर वो इस मरहले को बेटर लक नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह सीज फायर और कराते रहे तो ज़ाहिर बात है फिर उनका जो है वो स्टेचर बढ़ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मेजर रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। मैनी थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मसूद जाफर साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के दाखिली फ्रंट पे और बैन अक़वामी फ्रंट पर भी, इनका हम आने वाले दिनों में अहाता करते रहेंगे। मुझे सैयद अनवारुल हसन और सच की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।